हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इकोलॉजी केवल प्लांट और एनिमल्स की स्टडी ही नहीं है, बल्कि हमारे अर्थ के बैलेंस को समझने का बेस भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इकोलॉजी को डीप समझेंगे तो हम इन्वायरमेंट को तो सेव कर ही सकते हैं, साथ ही हम आने वाली जनरेशन को सेफ फ्यूचर भी प्रोवाइड करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक इकोलॉजी। हमारा इकोलॉजी चल रहा है जिसका आज हम 14 पार्ट लेकर आए हैं। इकोलॉजी अपने आप में बड़ा टॉपिक है जिसको हम काफी कंटिन्यू तरीके से कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो हमारा आज पार्ट 4 है जिसमें हम देखेंगे हॉट स्पॉट्स कि हॉट स्पॉट्स इंडिया में कैसे हैं, हॉट स्पॉट्स के क्राइटेरियाज क्या है और कितने वर्ल्ड में है और कितने आपके इंडिया में है। कौन कौन से हॉट स्पॉट जो है वो इंडिया प्रेफर करती है या फिर इंक्लूड है इंडिया की डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी में, और कौन कौन सी हमारी बुक यानी कि एनसीईआरटी हमें फॉलो करने के लिए बोलती है। तो सबसे पहले आपको हॉट स्पॉट्स ये इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, इकोलॉजी में भी हम बायोडाइवर्सिटी में हॉट स्पॉट्स को स्टडी करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां पर आपका इन सीटू और एक्स सीटू के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आता है ये आपका हॉट स्पॉट्स। सबसे पहले हॉट स्पॉट्स का कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने। आपको देखिए इकोलॉजी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, सिंपल टॉपिक है, बस बच्चे इसे में क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। उन्हें ये लगता है कि हमने अगर इसको 10 लाइक इज अ लिटरेचर ऐसे की तरह पढ़ लिया तो हमें आ गया। बहुत ही ट्रिकी होते हैं और सिंपल से हल्का सा हमने मेमोराइज किया तो हमें याद रहता है। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका हॉट स्पॉट्स का कंसेप्ट किसने दिया या फिर ये कब स्टेब्लिश हुआ। तो हॉट स्पॉट्स का कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? नॉर्मन मेयर। कभी दिया? आपका 1988 में इन्होंने ये कंसेप्ट को दिया। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या क्राइटेरिया बिलोंग करते हैं हॉट स्पॉट्स के? पहला तो होता है कवर 2% लैंड एरिया ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, कि मतलब आपका जो भी कंट्री है या कंटिनेंट है उसका 2% लैंड सरफेस इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड वन है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म की डिग्री भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। थर्ड वन है हाई डिग्री ऑफ 13 स्पीसीज। 13 स्पीसीज हमने देखा था किस तरह 3 टाइप होते हैं। इसके लिए आपको हमारा डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा जो आपके 12 इकोलॉजी के ही पार्ट 12 में हमने आपको इन 13 स्पीसीज का पूरा 40 मिनट का लेक्चर है। तो वहां आप देखोगे सब आपका वहां पर डिवाइड किया है, क्रिटेशियस सब डिवाइड किया है कि कैसे आपका। तो यहाँ पर क्या है? 13 स्पीसीज। फोर्थ वन है हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस, एंड लास्ट फिफ्थ वन है एटलीस्ट 1500 या 0.5% वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक होने चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है हॉट स्पॉट्स का कि हमें ये क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, तो उस प्लेस को हम क्या करेंगे? हॉट स्पॉट्स में अनाउंस कर सकते हैं। आप देखते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम 35 हॉट स्पॉट्स है, किसमें? पूरे वर्ल्ड में 35 है, जिसमें से ओनली 4 आपके कहाँ है? इंडिया में है। कितने? 4 इंडिया में है। कौन कौन से इंडिया में देखते हैं हम? पहला है आपका वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय, निकोबार आइसलैंड, इंडो बर्मन। ये हमारे इंडिया के क्या है? हॉट स्पॉट्स 4 मोस्ट पॉपुलर। हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी में निकोबार आइसलैंड की जगह श्रीलंका है। क्या है? वो श्रीलंका को भी इंक्लूड करती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हमने क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमारे ऑप्शन में निकोबार आइसलैंड है, फिर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा श्रीलंका, इंडो बर्मन, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी इंडो बर्मन और श्रीलंका को डिस्क्राइब कर रही है। तो समझ लगा आपको कैसे हॉट स्पॉट्स कैसे याद रख रहे हैं, किसने इसका कंसेप्ट दिया, कभी दिया और क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, तब कहीं जाके आपके को उसको हम अनाउंस करेंगे कि हॉट स्पॉट कितने हैं आपके वर्ल्ड में? 35 है, बट आपके इंडिया में ओनली 4 है। ईस्टर्न आपका क्या है? ईस्टर्न, हाँ ईस्टर्न आपका ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट्स है, और आपका क्या है? अंडमान निकोबार। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो श्रीलंका और इंडो बर्मन।
तो यहाँ पर आपको समझ लगा। अब देखेंगे हम स्क्रैप ग्रुप्स, ये क्या है, ये मतलब पर्टिकुलर प्लेस पर यहाँ पर जो भी आपकी पॉपुलेशन है यानी कि आदिवासी स्पीसीज है वो पेड़ों को काटने वाटने नहीं देती। एक रिलीजन एक्ट उन्होंने एथिक बना के रखा हुआ है कि हमारे पेड़ों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो, तो उनको क्या करते हैं अपने गॉड की तरह पूछते हैं। और उसका सारा तो स्क्रैप ग्रुप्स क्या है, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट विच आर द प्रोटेक्ट बाय लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के द्वारा क्या होती है, प्रोटेक्ट किए जाते हैं। वहां पर गवर्नमेंट भी कोई रूल नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो क्या है कि उनकी कम्युनिटी अपने रूल खुद बनाती है और अपने रूल पर क्या करती है, फॉलो। और कोई इंटरफेयर करता है तो उसे क्या करती है, ऑब्जेक्ट करती है। गवर्नमेंट भी इस एरिया में क्या करती है, इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इतने धार्मिक है कि इनकी सोच है, मान्यता है, वो गवर्नमेंट भी क्या होती है, कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो लोकल कम्युनिटी ड्यू टू द देयर रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि कटिंग ऑफ ट्री एंड हुटिंग ऑफ एनिमल्स, स्ट्रिक्टली यहाँ पर पूरी तरह से बैन होते हैं। ना ही वो किसी तरह के एनिमल्स को आपके कट मारने देते हैं, और ना ही वो सारी चीजों को बोलते हैं ये नेचर है और ये नेचर केवल देने का काम करती है, तो हम किसी भी तरह का इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आप ये अब इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं देखते हैं। अरावली हिल्स ऑफ इन राजस्थान, राजस्थान का अरावली हिल्स आता है, जहां पर आपका स्क्रैप ग्रुप यानी कि पैचेस यानी कि जगह जगह पे घने जंगल है, और वहां की जो लोकल कम्युनिटी है वो जंगलों को सेव करती है। किसी भी तरीके का कोई भी वहां पर गवर्नमेंट रूल नहीं लगता है, कोई भी रूल वहां पर फॉलो नहीं होता, वो उनका खुद का बनाया हुआ रूल होता है। और आउटर को किसी को भी कोई भी एक्शन भी नहीं लेने देते, क्योंकि उनमें यूनिटी है बहुत। अब आपका अरावली हिल्स इन राजस्थान, खासी एंड जयंता हिल इन मेघालय, मेघालय में जो खासी और जयंता हिल्स है वहां पर इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और लोकल कम्युनिटी क्या करती है, उसका प्रोटेक्शन करती है। चंद्रा, सतलुजा एंड बस्तर, ये क्या, एमपी मध्य प्रदेश के एरिया है, चंदा और सूरजा और आपका बस्तर। और वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जहां पर रिलीजियस लोकल कम्युनिटी बहुत रिलीजियस इथिक्स से क्या करती है, फॉरेस्ट को सेव कर रही है, और अनदर किसी भी पर्सन को ना तो वहां पर एनिमल्स को किल करने देती है और ना ही आपके किसी तरह के पेड़ों को कटने देती है। अब आते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, इंडिया में आपके 103 है, कितने हैं, 103। और आपकी एनसीईआरटी 90 टाइप ऑफ आपके नेशनल पार्क डिस्क्राइब करती है। तो रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकिन ये क्या है, आपके 25 एरिया है लैंड का। और फर्स्ट आपका नेशनल पार्क जो है हैली नेशनल पार्क है, जो कि जिसे जिम कार्बेट भी बोलते हैं और अभी इसे रामगंगा बोलते हैं। और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी आपके किसमें आते हैं, आपके आते हैं हॉटस्पॉट्स ग्रुप में। ये क्या है, आपके 543 है इंडिया में, और एनसीईआरटी 448 को डिस्क्राइब करती है। ये भी आपके लैंड एरिया कितने, 35 एरिया को क्या करे हैं, कवर किए हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अब हम बायोस्फीयर को देखेंगे। बायोस्फीयर में भी आपके क्या है, 3 जोन है, जहां पर क्या है, कुछ ऐसे जोन है जहां पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए केवल अलाउड है, और अदर्स है जहां पर हम एजुकेशनल ट्रिप के लिए जा सकते हैं, और कहाँ पर है कि वहां पर कोई भी अदर्स नहीं जा सकता। तो बायोस्फीयर में आपके डिफरेंट जोन है, जोन ऑफ बायोस्फीयर, जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने कि जहां पर हम रिसर्च कर सकते हैं, वो साइंटिफिक एरिया में कन्वर्ट है। जहां हम एजुकेशनल ट्रिप पे जाते हैं वो हमारा क्या है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जहां पर आपके क्या है कि पूरी तरह से बैन है, वहां पर आम पब्लिक नहीं जा सकती, केवल स्टाफ जाएगा, और वहां का जो लोकल मैनेजमेंट के जो मेंबर्स है वो केवल वहां पर अलाउड होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे बायोस्फीयर। यहाँ पर हमें नेशनल पार्क भी देखने हैं। कुछ नेशनल पार्क फेमस है, जैसे कि आपका उत्तराखंड का और आपका केरला का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो पूरा एक लिस्ट हम बनाएंगे, जिसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से फेमस है। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं 12th स्टैंडर्ड में, और इसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे, नीट कर रहे हो या किसी भी तरीके का मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें भी आपके इकोलॉजी से आपका पोर्शन रहता है, अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस आपके
कैसे होते हैं, नॉलेज बेस होते हैं। जैसे कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया, किसकी वजह से पॉपुलर हुआ, आपका जो पिरामिड है किसने दिया, किसकी वजह से वो ज़्यादा आपके फंक्शन में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट डे है, अर्थ डे है, वाटर डे है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि कॉमन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके फ्रेम करता है एग्जामिनर, तो वो सारी के सारे आपके इकोलॉजी को कोरिलेट करते हैं। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्वायर। अब बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या है आपका, इन्वॉल्व अंडर, किसमें आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, एमएबी प्रोग्राम, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, किसमें इंक्लूड हो रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स में। ये मेनली 3 जोन में डिवाइड है। फर्स्ट वन है ट्रांजिशन जोन, सेकेंड वन है बफर जोन एंड थर्ड वन है आपका ह्यूमन। थर्ड वन में आपको कह सकते हैं कोर जोन है, यहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या है आपका, एक तरह से मैन एक्टिविटी यानी कि मैन प्रोग्राम, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलने वाला प्रोग्राम है, जिसमें कि आपकी क्या है, डाइवर्सिटी, बायोस्फीयर और मैन दोनों की एक्टिविटी क्या है आपकी डिजॉल्व है। इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रांजिशन जोन, और एक है आपका मिडिल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, बफर जोन बोलते हैं, और थर्ड वन है कोर जोन, जहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। थर्ड वन में याद रखना है आपको, थर्ड जोन में किसी भी तरीके की कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब ट्रांजिशन जोन, जिसे हम आउटर जोन भी बोलते हैं, आउटर जोन में क्या है, टूरिज्म है, एजुकेशन है और आपका ट्रेनिंग है। ये 3 चीज इसमें इंक्लूड रहती है कि टूरिज्म के लिए भी पब्लिक जा सकती है, एजुकेशनल ट्रिप पे भी जा सकती है, और आपके किसी तरह का ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं। बफर जोन, जिसे मिडिल जोन भी कहते हैं, इसमें भी आपका एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और साथ ही किसी पर रिसर्च वगैरह भी हम इस जोन में कर सकते हैं। वहीं आपका जो थर्ड जोन है, कोर जोन, ये पूरी तरह से क्या है, नो ह्यूमन एक्टिविटी, ये ह्यूमन एक्टिविटी के लिए परमिशन नहीं देता है। तो ये पूरी तरह से क्या है, ब्लॉक है, किसके लिए, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। अब हम देखेंगे कि जो बायोस्फीयर है इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर आपका नीलगिरी, कहाँ पर, 1986 में आपका नीलगिरी को बनाया गया। किसको बनाया गया, नीलगिरी को। वहीं आपके वर्ल्ड का जो फर्स्ट आपका बायोस्फीयर है वो क्या है आपका, मूरे डवे डूनेवे। ये क्या है, 5 कंट्री का मिला के एक बायोस्फीयर है, 5 कंट्री के सहयोग से बना ये फर्स्ट बायोस्फीयर है वर्ल्ड का। तो ये कितने स्पेस में फैला हुआ है, 700 किलोमीटर इतने स्पेस में फैला हुआ है। इसे अमेजोन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेजोन ऑफ यूरोप, ये भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको समझ लगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इन्वॉल्व मैन प्रोग्राम, मैन यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर एक्टिविटी। ये आपके डिफरेंट 3 जोन में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और आपका कोर जोन। कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, नो रिलेट एनी ह्यूमन एक्टिविटी। और सेकेंड जोन यानी कि बफर जोन है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल ट्रिप भी हो सकती है, कोई हम प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कर सकते हैं, और आपका रिसर्च पे भी काम कर सकते हैं। वहीं ट्रांजिशन में आपका टूरिज्म आ जाता है, आपका एजुकेशनल ट्रिप आ जाता है, और साथ में आ जाता है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। समझ में आया। फर्स्ट कहाँ है इंडिया का, नीलगिरी। कभी बना आपको याद रखना है, 1986 में। और ये वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का अमेजोन ऑफ यूरोप है, जो कि 5 कंट्री के कंट्रीब्यूट से बना हुआ है। तो इतना आपको याद रखना। अब हम देखेंगे कि फेमस जो नेशनल पार्क है इंडिया के, वो कौन कौन से हैं, किस किस स्टेट में है, वो पूरा एक लिस्ट है जो कि हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। अब देखेंगे हम फेमस बायोस्फीयर आपके इंडिया में कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका नीलगिरी, जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। गल्फ और मन्नार तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। वहीं सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल और चमोली आपका उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर मेघालय। सिंपली पर आपका उड़ीसा, पंचमढ़ी एमपी, महाराष्ट्र आपका एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी क्या है, मध्य प्रदेश। और सीलन हाल, ये क्या है, सीलम हाल, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके क्या है, फेमस बायोस्फीयर है। फिर आपका पन्ना, ये मध्य प्रदेश में है।
और आपका एसएस मलाई ये आपका केरला में है, अगस्त मलाई। फिर है आपका अमरकांटक, अमरकांटक, अमरकांटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और आपका धीरू सिखवाना ये कहाँ पर है? ये आपका असम में है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, मानस आपका असम में है। तो ये कुछ फेमस बायोस्फीयर है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपका नीलगिरी कहाँ है, गल्फ और मन्नार कहाँ है, और सिंपलीपल आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। शीशम हाल क्या है? ये अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। यही आपका ये क्या है? मध्य प्रदेश। तो आपका इस तरह ये कुछ फेमस आपके इंडिया के क्या है? बायोस्फीयर है। अब हम देखेंगे कि कुछ आपका नेशनल पार्क है, वाइल्ड सेंचुरीज है जो कहाँ कहाँ की फेमस है, वो भी हम ऐसी लिस्ट के जरिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ फेमस नेशनल पार्क की जो इंडिया में आपके फेमस नेशनल पार्क है। पहला है आपका तमिलनाडु में आपका अन्नामलाई, और आपका मधुमलाई, और आपका इंदिरा गांधी। ये नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है। वहीं पर आपके गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। तो गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए। किसके लिए? एशियाटिक लॉयन के लिए। केरला में आपके पेरियार नेशनल पार्क है, और आपका साइलेंट वैली है। ये भी आपकी कहाँ देखने को मिलती? केरला में। कर्नाटका में आपका बिंदीपुर है नेशनल पार्क, और वहीं आपका ये किसके लिए फेमस है? ये एलिफेंट के लिए फेमस, फेमस फॉर एलिफेंट। आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका नामपद, और आपका नामपद ये फ्लाइंग स्क्वायर के लिए फेमस है। क्या इसके लिए? नामपद किसके लिए? आपका फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए। वही नागार्जुन सागर नेशनल पार्क है, और श्रीशैलम नेशनल पार्क भी आपका आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलता है। मणिपुर ये आपका केबुल लैमोजो ये एक तरह से फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि पानी पे पूरा बना हुआ फ्लोट कर रहा है ये। आसाम में आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है राइनोसरस के लिए। और आपका औरंग नेशनल पार्क है। मानस भी आपका कहाँ है? आपके आसाम में ही है, जो कि टाइगर के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा और चंद्रप्रभा, ये दो हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि कुछ इंडिया के फेमस बायोस्फीयर्स की लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की, और कुछ आपके नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बाकायदा इनको क्या करना है? अच्छे से राइट डाउन करना है नोट्स में, और इन्हें लर्न करेंगे, और 1 से 2 बार आप लिखोगे तो आपको ये इजी वे में क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको याद करना है, याद करने का ही कंसेप्ट है। जितना अच्छे से आप याद कर लोगे और रिवाइज करोगे, क्योंकि याद करोगे, आज याद किया, 1 हफ्ते बाद भूल जाओगे, तो याद करने के साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है। जैसे ही आप रिवाइज करोगे आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक याद आने लग जाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह, और अपने कंसेप्ट को करिए क्लियर।